नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को मिली बहुमत, उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री, फारूक अब्दुल्ला ने लगाई मुहर। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, तीसरी बार बीजेपी बनाएगी सरकार। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को मिली थी बढ़त, लेकिन बाद में पलटी बाजी। हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट तो नूंह में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने जीता चुनाव। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की सीट तो आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने जीती जम्मू कश्मीर की डोडा सीट। हरियाणा में नतीजों को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देर से अपलोड किए जा रहे रुझान। हरियाणा में काउंटिंग में हेरफेर के आरोपों को लेकर जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरा, कहा क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कर रही है कोशिश। मणिपुर कांग्रेस चीफ के मेघाचंद्र सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन। जयराम बोले बीजेपी बदले की राजनीति कर रही। कोलकाता शोषण मामले में 6 जूनियर डॉक्टरों का अनशन चौथे दिन जारी। 9 अक्टूबर को देश भर में भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स। प्रियंका गांधी ने महायुति सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। रत्नागिरी स्टेशन की छत टूटने का वीडियो किया शेयर। केरल विधानसभा में विपक्ष के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव, बीते दिन के हंगामे के बाद सरकार का एक्शन। लेबनान पर समुद्र के रास्ते हमला करेगा इजरायल, भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर के इलाके में न जाने की दी चेतावनी। घंटे भर में दागी 120 मिसाइल। हमास चीफ याहिया सिनवार के जिंदा होने का दावा, सीज फायर के लिए कतर से किया संपर्क। इजरायली हमले में जान जाने की थी खबर। इस्लामाबाद में कानून व्यवस्था पर अफगानों ने उठाया सवाल तो भड़की पाकिस्तान सरकार, कहा तालिबान हमें ज्ञान न दे, अपने घर में झांके। हिमाचल में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे वामपंथी, मोदी सरकार पर लगाए इजरायल को हथियार बेचने के आरोप। एलेक्स कूपर के पॉडकास्ट में कमला हैरिस के शामिल होने पर विवाद, डोनाल्ड ट्रंप बोले स्वार्थी हैं उपराष्ट्रपति। ओला इलेक्ट्रिक पर सीसीपीए की कार्रवाई, उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन और भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस। एशियाई विकास बैंक ने $42 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी, महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए होगी इस्तेमाल। विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ग्रुप बी के टॉप पर पहुंची, साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। सोफी एक्लेस्टोन प्लेयर ऑफ द मैच। 9 अक्टूबर को धूम मचाएगा कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 का ट्रेलर, पिंक सिटी में होगा लॉन्च। 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे फवाद खान, वानी कपूर के साथ रोमांटिक फिल्म अबीर गुलाल में आएंगे नजर। महाराष्ट्र में महायुति की चुनावी गाड़ी पटरी से नीचे उतरती दिख रही है। कई बड़े चेहरे ने पार्टी छोड़ दिया है और विपक्ष खेमे में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक झटका महायुति को लग रहा है। शरद पवार का नेतृत्व भाजपा और अजीत पवार पर भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भाजपा छोड़ने के कुछ दिन बाद विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में शामिल हो चुके हैं। इसकी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी और ये चिर प्रतीक्षित था। पाटिल को पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल कराया गया। वो पुणे जिले के एक प्रमुख राजनेता रहे हैं। इस मौके पर पाटिल ने कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में इंदिरापुर सीट पुणे जिले में जो है वहां से वो चुनाव लड़े, जहां से वो पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल से अधिक लोग महत्वपूर्ण होते हैं। पाटिल वर्तमान में राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह भाजपा छोड़ी थी। वहीं इंदिरापुर बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पाटिल ने 3 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी प्रमुख से मुलाकात की। उसके बाद कहा कि पवार ने उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने का मौका दिया और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह भी किया है।
अटकलें लगाई जा रही थी कि पाटिल पार्टी बदल सकते हैं, खास करके जब से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि पिछले बार जो सीट जीते हैं उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। इंद्रापुर से 4 बार विधायक चुने जा चुके पाटिल इस सीट से फिर से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। फिलहाल इस सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा की गठबंधन सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी कर रही है, जो इस बार फिर से मौजूदा विधायक दत्तात्रेय भरणे को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में महायुति गठबंधन में पाटिल के लिए रास्ता बंद हो चुका था, लिहाजा वो नई राह की तलाश में थे। दूसरी तरफ अजीत पवार को पटखनी देने के लिए शरद पवार भी मजबूत छत्रपों की तलाश में हैं, जो राजनीति में मनोविज्ञान में कामयाब हो और साथ ही सियासी जमीन पर भी हों। जब वो उतरे तो कामयाब हो सके। आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। अगर हरियाणा का 10 साल का कार्यकाल अगर बीजेपी का देखा जाए तो वहाँ कौन सा वर्ग है जो वहाँ खुश है? वहाँ के किसान जो है, वहाँ के जो नौजवान है, वहाँ के खिलाड़ी हैं जो इंडिया के मतलब सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले खिलाड़ी है, वो सारे हर वर्ग वहाँ जो है भाजपा के शासन से जो है परेशान है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर बीजेपी को अच्छी मतलब वहाँ पर कोई लीड मिलती है या बढ़त मिलती है तो लोकतंत्र के दुर्भाग्य है। ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुंबई म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट टीचर्स यूनियन द्वारा बेस्ट टीचर्स अवार्ड एंड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन उर्दू टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब जावेद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोबिन खान और जनरल सेक्रेटरी जनाब तौसीफ शेख द्वारा अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में 5 अक्टूबर को रखा गया था। कार्यक्रम में जनाब अनवर अहमद आज़मी, जनाब मुश्ताक अंतुले, जनाब हाजी अब्दुल हमीद शेख, जनाब मुसद्दिक पटेल मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई टीचरों की हौसला अफजाई की गई व इनाम व इकराम से उन्हें नवाजा गया। उर्दू ज़बान एक प्यारी मीठी बोली है। इसी ज़बान के तहत हम अरबी भी सीख पाते हैं। आज ये उर्दू ज़बान विलुप्त होती जा रही है और इसे ज़िंदा रखने में मुंबई म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन का योगदान काफ़ी सराहनीय है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने में प्रेसिडेंट उर्दू टीचर्स यूनियन के जनाब जावेद अंसारी व वाइस प्रेसिडेंट मुबीन खान व जनरल सेक्रेटरी तौसीफ शेख अपना योगदान इसी तरह देते रहेंगे। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अज़ीज़ साथियों, आज का ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में
डिवाइड किया गया है इसे। पहला हिस्सा जो है टीचर्स एजुकेशन सुमित का है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स जो हमारे टीचर्स के दरमियान से ही उनसे कुछ बातचीत होगी, कुछ उनके तजर्बात से, कुछ उनके एक्सपीरियंस से हम सब यहाँ बातें सीखेंगे। तमाम शुरका का मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं तो उनसे भी आप थोड़ी देर में आप भी सवालात कर सकते हैं। इससे कबल मैं बताते चलूँ कि आज हम जिस दौर में हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ गया है और हम देख रहे हैं कि जो नई नई चीज़ें आई हैं तो तालिब इल्म उससे कोप अप कर पा रहे हैं या नहीं, टीचर्स बच्चों के साथ मौजूद है या नहीं, टीचर्स बच्चों को सही तरीके से तरबियत दे पा रहे हैं या नहीं, या कहाँ हमारी कमी हो रही है। तो इस पर बहुत एक बड़ा जो है वो तालीमी इस पर जो है वो नया एक सवाल उठ रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया सर कि गुज़िश्ता चंद सालों से हम लोग जो 2018 से है, मैं देख रही हूँ, जो मेरा 6 साल तजुर्बा है कि डीएड में जो स्टूडेंट्स आ रहे थे तो जब हम उनसे पूछते थे कि आप क्यों आ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा यही तरफ था कि कुछ कहीं एडमिशन नहीं मिला तो हम डीएड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी जो एनईपी लागू हुआ है पिछले साल से, तो उसमें कैसा था कि डीएड को कंप्लीट तौर पर बंद कर दिया जाए, ऐसा हो गया था। तो इस वजह से लास्ट ईयर हम लोगों को इतने एडमिशन नहीं मिल पाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि 2028 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और चांसेस है कि बहुत सारे टीचर्स भी अभी रिटायर होंगे, तो वैकेंसीज़ भी हो सकती है, होने के चांसेस है वैकेंसीज़ के। और तो इस वजह से ये एक रीज़न तो ये है सर कि वैकेंसी लग रही है, एक चांसेस है कि आएगी, इस वजह से भी बच्चे आ रहे हैं एडमिशन में। और दूसरी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारे पास बच्चे आए हैं तो वो अपने अंदर दर्स व तदरीस का जज्बा लेकर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हमारा ये बैच जो है फुल कंप्लीट एडमिशन हुए हैं हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह सब वही जज्बा लेकर आए हैं कि हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है। इमरान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम लोग जो है हमेशा एक लफ्ज़ हमारी ज़बान पर, हमारे होठों पर होता है कि क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन क्या है, इसको आप डिफ़ाइन करें मुख्तसर में। क्वालिटी एजुकेशन जिसको इक़दार की तालीम या मेयार तालीम भी कहते हैं। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिफ़ाइन कीजिए। जी जी, ओके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मीन्स लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राइमरी लेवल पे आनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। मेनली हमारा रूट कॉज ये है पूरे एजुकेशन सिस्टम का कि यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही सॉफ्टली लिया जाता है। सेंसिटिव इश्यूज़ को इतना सोशल साइंसेस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इतना सॉफ्टली टीच किया जाता है। बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर आना चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ले जाता है। और रेस्पेक्टिवली ऑल द सब्जेक्ट शुड बी टीच विद द प्रॉपर मैथडोलॉजी एंड यूजिंग द इक्विपमेंट। कि जो मेयार तालीम के अहदाफ मुतय्यन किए गए नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या हम उसको हिंदुस्तान में हासिल कर पा रहे हैं? या मुंबई की बात लें या उर्दू मीडियम की बात लें कि वो जो अहदाफ मुतय्यन किए गए हैं तो उसको हम हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, पहली बात। और अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी दुश्वारियाँ क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रा सा रोशनी डालें। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही वसी नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है सर। चंद लफ्ज़ों में इसे मुकम्मल करना मुमकिन तो नहीं है, फिर भी
जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उसकी बुनियाद पर जो निसाब बनाया जाता है या दर्स व तदरीस पर अमल किया जाता है, वो हर सतह पर हर कोई कोशिश ज़रूर करता है, फिर भी कहीं ना कहीं तिश्नगी या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही जाती है। और उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती है। मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि वसाइल की कमी हो, या फिर असातिज़ा की तरबियत का मसला हो, या हमारे माहौल जो आसपास का माहौल, फ़िलहाल अभी डिजिटल वर्ल्ड जो कर रहा है बच्चों पर काम, बच्चे पूरी तरह से इंटरनेट की हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं। ऐसे में जैसे कि सर ने जो भी जावेद सर ने कहा था क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पर वही दिक्कतें आ रही हैं कि अहदाफ मुकर्रर करते हैं, निसाब मुकर्रर होता है, किताबें भी जो है अच्छे से असबाब मुंतखब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने पर दुश्वारियाँ आती है। और वो दुश्वारियाँ किसी हद तक माहौल के हिसाब से हो सकती है, वसाइल के हिसाब से हो सकती है, काम करने वालों की तरबियत के हिसाब से हो सकती है। तो इस पर बहुत वसी नुक्ते से बात करने की ज़रूरत है। अल फोकस फाउंडेशन के रुआ जनाब M.A. माजिद सिद्दीकी ने कार्यक्रम में आए तमाम मौजूद लोगों को हार्दिक मुबारकबाद पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।